नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि आज मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अब जो है ये इस पर तो मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब इसको लेकर संसद के पटल पर इसको रखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में जो पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बार बार इस चीज को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बार बार कहते आए। लोकसभा चुनाव में भी हर मंच से उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की हमेशा कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो इसको लेकर अब कैबिनेट में जो है मुहर लगी है और अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे की जो कार्रवाई वो होगी। अब इसको भी समझना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी समझना होगा। अब इसमें यह है कि अगर 2029 में चुनाव होते हैं तो ऐसे में सभी चुनाव को एक साथ कराया जाएगा। जो जिनकी तारीख खत्म हो जाएगी विधानसभा चुनाव की, उनको थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा और जिनका होगा उनको भी उसी समय करा दिया जाएगा। तो किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होते हैं तो इसको लेकर घमासान भी मचा हुआ है, क्योंकि अभी जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी ज़्यादा विपक्ष भी कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, सब एक हवाबाजी है। इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अब जो है चर्चा तेज हो गई है। एक देश एक चुनाव को आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसे अब आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि आगे सभी सरकार के लिए इसे पूरी तरह से लागू करना चुनौती होगी। हमारे साथ एसके राजू जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे ब्यूरो माफ कीजिएगा संपादक हैं, बिहार संपादक हैं एसके राजू जी। यहाँ पर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मोदी कैबिनेट पर इस पर मुहर लगी है। जो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, उनके रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है और ऐसे में अब सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। आपको क्या लग रहा है कि जब इसको संसद की पटल पर रखा जाएगा तो संभावना है ये आगे बढ़ पाए या फिर आगे इस पर काम होगा? इसके लिए आज का दिन जो है वो कई मायनों में ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो डिमांड था वो डिमांड बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि 2018 में जब एक बार जब मोदी जी की सरकार थी, फर्स्ट टर्म की सरकार थी, और उस समय जब इस मुद्दे को मोदी जी लेकर के आए थे तो उसके बाद उस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बिहार में हुआ करते थे और इंडी गठबंधन की सरकार थी, मतलब उस समय गठबंधन की सरकार थी और उस समय आरजेडी ने विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था। और उसके बाद ये एक कमेटी बनाई गई और फिर उस कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया और वो लगभग 3 साल तक ये कमेटी जो है वो पूरे देश भर से फीडबैक ली कि वाकई में क्या ये देश हित में होगा या नहीं होगा, किस तरीके से करवाया जा सकता है। और उसके बाद आपको याद होगा कि अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस चुनाव से पहले भी जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो अपना जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में भी रखा गया था इस चीज़ को कि भाई अगर हमारी सरकार फिर से आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको हम लोग कहीं ना कहीं से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसको हम लोग लागू करेंगे। और देखिए लगातार विरोध और प्रतिरोध के बीच आज जो है वो कैबिनेट ने विधिवत इसको पास कर दिया है। कैबिनेट ने आज इसको एग्जीक्यूट करने की बात कही है। और आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ जब कैबिनेट के पटल पे लाया जाता है और जब कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद उसको फिर फ्लोर पर लाया जाता है और फ्लोर जब उसको पास कर देता है ध्वनि मत से, उसके बाद फिर वो राज्यसभा जाएगा, फिर राज्यसभा में भी ध्वनि मत से अगर वो पास हो जाता है तो फिर वह एक कानून का शेप ले लेता है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप अभी जो है वो एनडीए गवर्नमेंट ने निश्चित तौर पर आज पार किया है, लेकिन चुनौतियां अभी कई है क्योंकि जब पार्लियामेंट का जब सेशन शुरू होगा अभी कुछ दिन बाद
उसके बाद जो है सो उस सेशन में, या फिर हो सकता है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें अब क्या स्थिति रहती है, क्या वाकई में विपक्ष विरोध करता है? क्योंकि विपक्ष का जो तेवर है वो आज आपको देखने को मिला होगा। कांग्रेस ने सरेआम इसका विरोध कर दिया है, बिहार में आरजेडी ने इसका विरोध किया है, जेडीयू की तरफ से अभी तक इस पर कोई कमेंट्स नहीं आया है, लेकिन चूंकि जेडीयू सपोर्ट करेगी, क्योंकि जेडीयू जिस समय केंद्र सरकार के विपक्ष में हुआ करती थी बिहार में 2017-18 में, उस समय जेडीयू ने सपोर्ट किया था इस बिल का, तो जेडीयू सपोर्ट करेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या फ्लोर पर यह पास हो पाएगा? हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है वो एनडीए पूरे कंफर्ट मेजोरिटी के साथ है। टीडीपी की क्या स्थिति रहती है, क्या चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करेंगे? अगर ये पास हो भी जाता है तो अब इसका जो ड्राफ्ट आएगा उसका वो ड्राफ्ट क्या होता है? क्योंकि देखिए अभी लोकसभा चुनाव अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस बार है, अगले साल फिर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या केंद्र सरकार एक साथ तमाम राज्यों और जो पार्लियामेंट चुनाव इलेक्शन है उसको साथ करवाएगी? क्या इसके साथ साथ वार्ड काउंसलिंग, वार्ड काउंसलर का चुनाव, पंचायत का चुनाव वो भी साथ करवाया जाएगा? क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हैं तो फिर इलेक्शन से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं उन तमाम प्रावधानों को आपको अपने अंदर समेटना पड़ेगा। तो क्या ड्राफ्ट केंद्र सरकार लाती है, पहले वो देखने वाली बात होगी कि भाई उस ड्राफ्ट में क्या क्या है, किस किस चुनाव को इसमें शामिल किया जाता है, क्या सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट चुनाव को ही रखा जाता है या फिर जितने तरह के चुनाव हैं देश में उन तमाम तरह के चुनाव को रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। हालांकि इन सबके बीच निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर देश के लिए इसलिए, और मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है, चूंकि मैं उस समय नीतीश कुमार जब इस पर बोले थे उस समय, तो उन्होंने यह कहा था कि यह देश हित में इसलिए होगा, राष्ट्र हित में, क्योंकि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि मैन पावर का भी बचत होगा, एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी भी बचत होगी। क्योंकि अगर एक साथ आप चुनाव कराते हैं तो हर एक राज्य और लोकसभा का चुनाव जो होगा तो उसमें निश्चित तौर पर आपको कहीं भी 2 बैलेट रखना पड़ेगा और उस बैलेट में जाकर के लोग वोटिंग करेंगे। तो हर एक चीज़ का तो नीतीश कुमार ने उस समय स्वागत किया था। हालांकि अभी नीतीश कुमार का कोई इस पर कमेंट या फिर उनका एक्सपर्ट ट्वीट नहीं आया है या फिर उनके नेता का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जी मनीष से। अच्छा, ये संविधान संशोधन वाला बिल है और एक तरफ ये भी है कि 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का चलता था, उसके बाद से चीज़ें बंद हुई हैं। तो क्या उस वक्त अगर हो सकता था तो क्या इसको भी देखते हुए कि अगर उस वक्त हो सकता था तो इस समय क्यों नहीं हो सकता है? और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि संविधान संशोधन वाला बिल है, इसके लिए राज्यों की सहमति भी नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है इसको लेकर के कि भाई आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। क्योंकि केंद्र सरकार चुनाव आयोग जो है अगर उसको केंद्र सरकार इसको अमेंड करके संविधान में और इसको फिर कानून का रूप दे देती है तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आयोग हाथ खड़े कर देगा कि नहीं भाई हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। क्योंकि मैन पावर का जो यूटिलाइजेशन होता है वो स्टेट मशीनरी करती है, वो सेंट्रल मशीनरी जो है वो करती है। चुनाव आयोग के पास उस समय पूरा पावर हो जाता है और चुनाव आयोग फिर अपने पावर का एग्जीक्यूशन करता है स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल से। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग या फिर गवर्नमेंट के स्तर पर कहीं कोई दिक्कत होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो बिल लाया जाएगा उसकी जो ड्राफ्टिंग की जाएगी उसमें क्या क्या किन किन मुद्दों को रखा जाता है इसको लेकर के। क्योंकि संविधान संशोधन करने की बात है तो चलिए भाई संविधान तो संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में जो विपक्ष है क्या विपक्ष इस चीज को पचा पाएगा? क्योंकि विपक्ष का अभी आप रवैया देख रहे हैं कि आज कांग्रेस ने सरेआम इसका विरोध शुरू कर दिया है, आरजेडी ने बिहार में बयान दिया है कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार की जो के साथ जो कुछ दल जो अटैच हैं अभी एनडीए में, जैसे कि टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि सारा दारोमदार तो उनके ऊपर है। अगर उनके 26 जो सांसद हैं वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा और मोदी सरकार संकट में पड़ जाएगी। बिल नहीं पास होगा तो सरकार भी संकट में पड़ जाएगी। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों से अभी सरकार को जूझना बाकी है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर जो है अभी आप खुद को जो है सो आपने प्रूफ किया है कि भाई कैबिनेट है, आपने वहाँ प्रूफ कर दिया। और देखिए कि बयान भी आया है बिहार में, जीतन राम मांझी ने उसका स्वागत किया, चिराग पासवान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब से 2 घंटे पहले ही कैबिनेट ने पास किया है। बहुत नेताओं को जानकारी भी नहीं होगी। अभी कुछ नेता आए हुए थे यहाँ कार्यालय में, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनको पता भी नहीं था। तो ये जब पता चलेगा नेताओं को, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन
आता है कल, और फिर उसके बाद ये पता चल पाएगा कि वाकई में केंद्र सरकार के लिए कितनी चुनौतियां हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ केंद्र सरकार की चीज़ नहीं है मनीष जी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं पूरे देश में, वो तमाम स्टेट गवर्नमेंट से भी इस पर राय मशवरा लिया जाएगा। उसमें बीजेपी लेड गवर्नमेंट भी है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट भी है, यूपीए लेड गवर्नमेंट है। तो ऐसी स्थिति में अभी तो एक पड़ाव आपने पार किया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण 2-3 पड़ाव आपको पार करना है, उसके लिए भी आपको वेट भी करना है, क्योंकि अब सेशन कब बुलाया जाता है, क्या इसके लिए स्पेशल सेशन रखा जाएगा, तो तमाम तरह की बातें हैं जिसके लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को भी वेट करना होगा। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट निश्चित तौर पर एक अच्छी और सुखद खबर है इस देश के लिए कि अगर वाकई में वन नेशन और वन इलेक्शन स्कीम इस देश में सरकार लागू करती है, तो आने वाले दिनों में न सिर्फ देश का रेवेन्यू बचत होगा, बल्कि जो आम लोग जो वोटिंग का जो परसेंटेज घट जाता है, वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ेगा, वोटिंग का ट्रेंड भी और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि लोगों को लगेगा कि चलो भाई, अब एक ही बार जाके वोट करना है, राज्य के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। अभी आप देखे होंगे कि चुनाव आयोग इस बार ने भी काफ़ी चिंता जाहिर की है कि भाई इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद 19 की तुलना में जो 24 में जो वोटिंग का जो परसेंटेज है और जो वोटिंग का ट्रेंड है वो कम रहा है। तो लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत ही अच्छी और ये सुखद खबर नहीं है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि उसके बाद जो वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, पार्शलिटी बढ़ेगी उसमें। तो निश्चित तौर पर ये एक सुखद खबर बतौर जर्नलिस्ट अगर आप हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मूड में एक चीज उसमें और भी आ रही है। हम बात करें कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव का अपना अलग दायरा होता है, विधानसभा चुनाव का अपना अलग दायरा होता है। जो लोग लोकसभा चुनाव में केंद्र को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग राज्य को पसंद करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष को भी मालूम है कि जब ऐसे समय में इलेक्शन होगा तो लोग सोचेंगे भाई अगर हम इनको वोट कर रहे हैं तो इन्हीं को वोट कर दें, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, आरजेडी, कोई भी क्यों ना हो। अगर इनको वोट कर रहे हैं तो फिर अब इन्हीं को वोट कर देते हैं, तो फिर कोई ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, कई लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने वोट किया, लेकिन विधानसभा में वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कई लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, विधानसभा में कांग्रेस को या किसी और पार्टी को, आप मान लीजिए किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। ऐसे में जब वही लोग वोट करने जाएंगे तो उनके लिए ये आप नहीं लग रहा है कि उनके लिए ईजी हो जाएगा कि नहीं, अगर हम इसको कर रहे हैं यार तो इसी को कर दो, अब क्या इधर उधर करना, लो इसी को कर दे। तो इससे भी विपक्ष थोड़ा डरा हुआ है। नहीं देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि मैं इन बातों में जो भी आप सवाल पूछ रहे थे, मैं उनमें इत्तेफाक नहीं रखता हूं उन चीज़ों से, क्योंकि देखिए अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उस चुनाव के बीच 2 विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ था लोकसभा चुनाव के साथ ही, और उसमें देखिए दूसरी पार्टी वहां से जीती, लोकसभा में कोई और जीता। तो चूंकि पब्लिक के दिमाग में एक परसेप्शन रहता है कि भाई हम जब वोट गिराने के लिए जा रहे हैं तो मुझे किसको वोट करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि देश का इलेक्शन जो है वो अलग मूड का होता है, राष्ट्र का चुनाव जो होता है वो जनता समझती है कि मुझे राष्ट्र के हित के लिए बात करनी है, मुझे एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना है जो देश को मजबूती प्रदान करे। वही अगर प्रदेश का चुनाव होता है तो उसमें प्रदेश का हित कौन नेता कर सकता है, उसको हित को ध्यान में रखते हुए जो है वो जनता वोट करती है। लेकिन और रही बात प्रत्याशियों की, तो अगर कोई भी नेता प्रचार करने जाता है अपने लोकसभा उम्मीदवार के लिए, तो उसी मंच पर चूंकि वो लोकसभा के अंतर्गत, साथ बिहार में अगर आप पूरे देश की भी बात कर रहे हैं तो एक लोकसभा के अंतर्गत 5 से लेकर के 10-11 तक विधानसभा क्षेत्र जो है वो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मंच पर ही तमाम लोग रहेंगे, सांसद के भी कैंडिडेट रहेंगे और आपको विधायक विधानसभा के भी कैंडिडेट रहेंगे। तो जो लोग प्रचार करेगा वो सांसद के लिए भी जिताने की बातें करेगा कि भाई आप इस पार्लियामेंट से यहाँ से इनको जिताइए और विधानसभा में आप भाई इनको वोट कीजिए। और आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री चूंकि हर एक लोकसभा नहीं जाते हैं, तो उनके जो अगल बगल के जो लोकसभा होते हैं एक महत्वपूर्ण पैलेस को वो चुनते हैं और वहाँ पर फिर 3-4 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वहाँ आ जाते हैं और वो अपील करते हैं और उनके अपील का असर भी होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना तय है कि असर इतना जरूर पड़ेगा कि जो रिवेन्यू जो लॉस होता है बड़े पैमाने पर, चूंकि आपको पता है कि डिफेंस और इलेक्शन का जो रिवेन्यू जो उसमें जो खर्च होता है उसका विधिवत उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका हिसाब नहीं किया जाता है, उसका जो है वो सीए बैठ करके उसका लेखा जोखा नहीं प्रस्तुत करता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को निश्चित तौर पर करोड़ों और अरबों रुपए की जो राशि है उसकी बचत होगी और उसको फिर राष्ट्र के डेवलपमेंट में जो है वो खर्च किया जाएगा। तो एक बड़ी
प्लानिंग थी लंबे समय से, और ये प्लानिंग जब मोदी जी आए थे 2014 में, उस समय भी उन्होंने ये चीज़ें कहा, ये बातें कहती, और 18 में जब 19 में चुनाव होना था तो 18 में भी वो ये बात कहते, फिर 19 में वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार 24 के चुनाव के पहले उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ को लाया था। 3-4 जो महत्वपूर्ण एजेंडा है बीजेपी का, या फिर एनडीए का आप कह सकते हैं, तो उसमें एजेंडे में एक एजेंडा यह भी शामिल था। तो आज एक एजेंडे को तो हरी झंडी मिली, दूसरा आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो जेपीसी के पास है। तो मोदी सरकार निश्चित तौर पर यह कोशिश करेगी कि जो उनका एजेंडा था या फिर जो अपनी मैनिफेस्टो में वो लाए थे, उन तमाम चीज़ों को वो फुलफिल करे, क्योंकि मोदी जी को भी ये चीज़ पता है कि उनकी सरकार जो है वो बैसाखी पर टिकी हुई है। कब नीतीश जी नाराज होकर निकल जाएंगे, कब टीडीपी नाराज होकर निकल जाएगी। तो उनको लगता है कि भाई जब तक हम हैं तब तक, उन्होंने एश्योर्ड भी किया था जनता से, सरकार में शपथ लेने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं मोदी हूं, मैं कभी भी डिगूंगा नहीं अपने वादों से। तो इसलिए वो कोशिश जरूर करेंगे कि आने वाले समय में वो तमाम जो मैनिफेस्टो में जो उनका एजेंडा है उसको वो फुलफिल करें। और 2026 में आपको पता है कि असम में भी चुनाव है, असम में वहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा है। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा अभी हम इस वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी दूसरे मुद्दों पर, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी के एजेंडे में शामिल है, जिसको आने वाले दिनों में बीजेपी हर हाल में पूरा करेगी। दो चुनाव इस बार अभी हो रहे हैं, हरियाणा और आपको जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हुआ है। सेकेंड फेज में आप महाराष्ट्र और झारखंड में देखेंगे, फिर थर्ड फेज अगले साल भी 2 राज्यों में चुनाव होना है, बिहार और एक और राज्य है, फिर 26 में असम, कोलकाता जैसे प्रदेश है जहां पर कि चुनाव होना है। तो बीजेपी या दिल्ली में अगले साल चुनाव होना है, तो बीजेपी यह चाहेगी कि किस तरीके से इस चुनाव में वो लाभ ले सके। और एक जो महत्वपूर्ण बात है उदय जी, क्या नाम है, मनीष जी, मैं आपसे कह रहा हूं लगातार उस समय से कि अब ये बिल जो ड्राफ्ट होता है वो क्या वो लोग लाते हैं, क्योंकि देखिए अभी तुरंत चुनाव करा नहीं सकती है केंद्र सरकार, चूंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है। तो क्या क्राइटेरिया रखती है? मुझे लगता है कि 2.5 साल का जो टेन्योर रहेगा केंद्र सरकार का, उसमें मोदी जी जरूर चाहेंगे कि वो तमाम काम कर ले, कि 2.5 साल के बाद फिर से ऐसे पार्लियामेंट को वो डिजॉल्व करें, तमाम राज्य के चुनाव के असेंबली को भी डिजॉल्व करे और एक साथ चुनाव करवा ले। और चूंकि पावर है केंद्र सरकार के पास, ये पावर ऑलरेडी रहता है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसको प्लानिंग करके, चूंकि बीजेपी के साथ क्या है कि बीजेपी के पास एक विजिबिलिटी है, दूरदर्शिता है बीजेपी के पास, और यही वजह है कि आप देखिए कि बीजेपी लगातार 2 सीट से लेकर के आज कहां पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विजन पे मोदी जी काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।